166। उसने अपने दिल में क्रोध को दबाया, जेब से कुछ चांदी की सुइयां निकाली और काम शुरू कर दिया। अभी सबसे जरूरी बात जिया चौहान की दादी को बचाना था। इसके अलावा वह न केवल उन्हें बचाने जा रहा था, बल्कि तरुण सोलंकी को दूर से सबक भी सिखाने वाला था। चांदी की सुइयां जिया चौहान की दादी के शरीर में सटीक रूप से चुभ गईं। सुइयां कांप रही थीं और यहां तक कि चटकने की आवाज भी निकाल रही थीं। उसी समय विहान ने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और उसकी उंगलियों के सिरों से एक हल्की ट्रू क्यूई की धारा बहने लगी। स्वाभाविक रूप से जिया और उनकी मां ट्रू क्यूई को नहीं देख सकती थीं। हालांकि जिस अनुभवी तरीके से विहान ने चांदी की सुइयों का उपयोग किया, उससे उन्हें विश्वास हो गया कि विहान एक चिकित्सक था। यह कि वह अपने दावे के अनुसार कितना सक्षम था, यह परिणामों पर निर्भर करता था। विहान ने अपनी आंखें बंद कीं और अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग करके चांदी की सुइयों को नियंत्रित किया, जिससे वे स्वतंत्र रूप से हिलने लगीं। ये कैसे संभव है? इस अजीब दृश्य को देखकर आकांक्षा चौहान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। विहान के प्रति उसकी धारणा पूरी तरह से बदल गई थी। तिरस्कार से आश्चर्य में और आश्चर्य से डर में उसने चमत्कारी एक्यूपंक्चर विधियों के बारे में सुना था और सोचा था कि वे सिर्फ किंवदंतियां हैं। लेकिन अब उसके सामने जो कुछ हो रहा था वह पूरी तरह से रहस्यमयी लग रहा था। उसकी नजर विहान पर पड़ी। ये लड़का कौन था? उसने ये सभी अविश्वसनीय तकनीकें कहां से सीखी थीं? विहान ने कुछ और चांदी की सुइयां निकालीं और उन्हें जिया की दादी के शरीर में सटीक क्रम और स्थान पर चुभाया, एक संरचना बनाते हुए। उसी समय विहान ने अपनी सच्ची क्यूई को इन सुइयों के माध्यम से प्रवाहित किया। क्यूई से सुइयों को नियंत्रित करना। आकांक्षा चौहान अपने दिल के झटके को और दबा न सकी और चिल्ला उठी। जिया चौहान ने अपनी मां को उत्सुकता से देखा और धीरे से पूछा, मां, क्या हो रहा है? आकांक्षा चौहान ने थोड़ा सोचा, लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। हुआक्सिया के इतिहास की किताबों में यह सिर्फ एक किंवदंती थी। विहान ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों को नजरअंदाज कर दिया। यह तो बस शुरुआत थी। मानव शरीर स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र था। इसे केंद्र मानकर उसने उनके शरीर पर एक संरचना बनाई, फिर अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करके उस संरचना को सक्रिय किया। यह उन सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी जो विहान ने पिछले कुछ वर्षों में सीखी थी, जो एक ऐसे व्यक्ति को भी वापस लाने में सक्षम थी जिसका आधा पैर नरक के द्वार में था। 5, 4, 3, 2, 1। विहान ने गिनती की। जब वह 1 पर पहुंचा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी उंगली से जिया चौहान की दादी के माथे पर हल्का स्पर्श किया। उसकी सच्ची क्यूई उनके माथे में प्रवेश कर गई और पूरे शरीर में फैल गई। जल्द ही विहान ने जिया की दादी के सीने में काले क्यूई का एक ढेर देखा। उसकी आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि उसने अपनी सच्ची क्यूई को उस काले क्यूई की ओर निर्देशित किया। टूट। काला क्यूई स्पष्ट रूप से समझ गया कि कुछ गलत हो रहा था और भागने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। विहान ने जो संरचना बनाई थी वह इसके लिए भी तैयार थी। जिस क्षण काली क्यूई जिया की दादी के शरीर से बाहर निकली, तंग व्यवस्थित चांदी की सुइयों और सच्ची ऊर्जा ने एक विशाल सफेद जाल बनाया, जिसने काली क्यूई को फंसा लिया। भागने की कोई जगह नहीं थी। अगर तुम जाना चाहती हो तो कुनलुन पर्वत पर उस कमीने के लिए मेरा उपहार ले जाओ। गुस्से से भरी एक चीख के साथ विहान ने अपनी रक्तसार की एक बूंद निकाली और उसे काली क्यूई की ओर फेंक दिया। पल भर में काली क्यूई जलने लगा और कुछ सेकंड के भीतर वह राख में बदल गई, जिससे वार्ड में एक अप्रिय गंध फैल गई। विहान ने एक गंदी सांस छोड़ी। उसने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे और कुनलुन पर्वत की दिशा में देखा और मुस्कुराया, जैसे एक यमराज अपने शिकार को घूर रहा हो। उसी समय कुनलुन पर्वत की गहराइयों में सोलंकी परिवार के दर्जनों लोग एक प्राचीन आंगन के बाहर खड़े थे। किसी चीज की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। यह देखने में एक शानदार नजारा था। प्राचीन काल में विश्वजीत ने सुखदेव को भर्ती करने के लिए
3 बार झोपड़ी का दौरा किया था। सोलंकी परिवार स्पष्ट रूप से वही रणनीति अपना रहा था। थोड़ी दूरी पर एक शैतानी दिखने वाला युवक क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था और साधना कर रहा था। यह व्यक्ति जियांगनान प्रांत के शीर्ष 10 प्रतिभाओं में से एक था, तरुण सोलंकी। अचानक तरुण को कुछ गलत होने का आभास हुआ। उसकी आंखें खुलीं और उसके चेहरे पर डर की एक झलक दिखाई दी। उसका खून उबलने लगा क्योंकि उसने कुछ दबाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने खून की एक उल्टी की क्योंकि उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। सोलंकी परिवार के बुजुर्गों ने यह देखा और जल्दी से उसके चारों ओर घेरा बना लिया। युवा मालिक, युवा मालिक, क्या हुआ? जैसे ही वे तरुण को उठाने वाले थे, उसने गुस्से से चिल्लाया, ये कौन है? किसने मेरी तकनीक को तोड़ा? ये कौन है? तरुण का चेहरा बेहद क्रूर हो गया था। उसने इस तकनीक का उपयोग केवल एक व्यक्ति पर किया था, जो जिया चौहान की दादी थी। उस समय उसके गुरु ने उसे यह तकनीक सिखाई थी ताकि वह अपने दुश्मनों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सके। उसके गुरु ने तो यह भी कहा था कि पूरे हुआक्सिया में कोई भी इस तकनीक को तोड़ नहीं सकता। फिर भी यह हो गया था। इसके अलावा उसे भी एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था और उसकी ताकत कम हो गई थी। उसके आंतरिक अंगों पर एक रहस्यमयी शक्ति ने हमला किया था और वह 10 दिनों से लेकर आधे महीने तक ठीक नहीं हो पाएगा। जियांगनान प्रांत में कुछ हुआ था। किसी ने जिया चौहान की दादी को बचा लिया था। कमबख्त! तरुण, क्या हुआ? एक मध्यम आयु का व्यक्ति पास आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तरुण सोलंकी खड़ा हुआ और अपने मुंह के कोनों से खून पोंछा। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और अपने 2 अधीनस्थों को फोन किया, जो चौहान परिवार के निवास की रखवाली कर रहे थे। वह जानना चाहता था कि जियांगनान प्रांत में क्या हुआ था। हालांकि कई बार कॉल करने के बावजूद वह संपर्क नहीं कर सका। इसका मतलब था कि जिसने भी जिया चौहान की दादी को बचाया, उसने उसके अधीनस्थों को भी मार डाला था। कमबख्त! किसने मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत की? उसकी आवाज ठंडी थी। तरुण, तुम घायल क्यों हो? मुझे बताओ। तरुण सोलंकी ने अपने पिता की ओर देखा और सिर हिलाया, फिर सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद मिस्टर सोलंकी की आंखें गुस्से से भर गईं। ननकिन, विला में अभी भी कुछ लोग तैनात हैं, तो मैं उन्हें चौहान परिवार की जांच करने के लिए कहूंगा। चौहान परिवार में यह करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उन्हें बाहरी मदद मिली होगी। तरुण सोलंकी ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि वह व्यक्ति कौन है, लेकिन मेरी तकनीक को तोड़ने में सक्षम होने के लिए वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। ननकिन विला में हमारे लोगों से जांच करवाना बेकार है। वे इतने मजबूत नहीं हैं। पिताजी, उस व्यक्ति को तुरंत मारना होगा, वरना जब तक हम लौटेंगे वह शायद जियांगनान प्रांत से निकल चुका होगा। मिस्टर सोलंकी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कुछ सोचा। उन्होंने कहा, चूंकि ऐसा है तो हम इस बार कीमत चुकाएंगे। इस मामले को श्वेमई पैलेस पर छोड़ दो। तरुण की आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि श्वेमई पैलेस के विशेषज्ञ कितने क्रूर थे। उसने सिर हिलाया। ठीक है। अस्पताल के वीआईपी वार्ड में विहान ने अपने माथे से पसीना पोंछा। वह जो कुछ कर सकता था वह उसने कर दिया था। एपिसोड 187। उसने देखा कि बूढ़ी महिला का चेहरा फिर से रंगत पकड़ रहा था। वह उसे कुछ गोलियां खिलाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास मौजूद गोलियों का औषधीय प्रभाव बहुत तेज था। उसके शरीर की स्थिति को देखते हुए वह इसे सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने यह विचार त्याग दिया। जिया विहान के पास आई और धीरे से पूछा, विहान, क्या दादी सचमुच जाग जाएंगी? विहान मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे कभी कोई वादा तोड़ा है? जिया चौहान कुछ कहने वाली थी कि तभी उसने अपनी दादी को कुछ बार खांसते हुए देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और वह दौड़कर पास चली गई। आकांक्षा चौहान भी काफी उत्साहित थी। उसकी आवाज कांप रही थी। मां, क्या आप जाग गई हैं? बिस्तर पर लेटी बूढ़ी महिला ने अपनी आंखें खोलीं, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, पानी। जिया चौहान ने जल्दी से एक गिलास गर्म पानी भरा और सावधानी से
बूढ़ी महिला को उठाया। दादी, पहले थोड़ा पानी पी लें। बूढ़ी महिला ने पानी पीने के बाद अपनी नजर विहान पर डाली। हालांकि वह अभी बेहोश लग रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वार्ड में उसके आसपास जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। वह डॉक्टरों और परिवार वालों को जवाब देना चाहती थी और अपने शरीर को हिलाना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह असंभव था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही शरीर में कैद हो गई थी, और यह भयावह था। विहान पास आया। जैसे ही वह कुछ बोलने वाला था, बिस्तर पर बैठी बूढ़ी महिला उठी और विहान के सामने घुटने टेकने की कोशिश की। दिव्य चिकित्सक विहान, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विहान ने जल्दी से बूढ़ी महिला को थाम लिया और उन्हें घुटने टेकने से रोका। उसने कहा, दादी, आप यह क्या कर रही हैं? मैं जिया का दोस्त हूं, तो मेरे लिए मदद करना सामान्य है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। जिया चौहान ने भी अपनी दादी को सहारा दिया और कहा, दादी, विहान हम में से एक है। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा उस पर एक एहसान है। पिछली बार वह मेरे साथ सोया था। वह अचानक रुक गई। उससे गलती हो गई थी। जिया चौहान का शरीर अकड़ गया और उसकी मां और दादी का भी। कुछ सेकंड बाद बूढ़ी महिला होश में आई। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसने विहान का हाथ थपथपाया और उत्साह से कहा, यह अच्छा है। दिव्य चिकित्सक विहान उस सोलंकी परिवार के कमीने से कहीं बेहतर है। आपको मेरा आशीर्वाद है। साथ ही मैं बूढ़ी हो रही हूं। अगर मैं मरने से पहले अपने हाथों में एक नाती को पकड़ सकूं तो यह बहुत अच्छा होगा। जिया चौहान का चेहरा लाल हो गया। दादी, आप क्या कह रही हैं? विहान बहुत बुरा है। उसकी आवाज धीमी होती चली गई। उसने अपनी आंख के कोने से विहान की ओर देखा। जब उसने देखा कि वह उसकी ओर मुस्कुरा रहा है तो उसका चेहरा और भी लाल हो गया। शाम 5 बजे विहान अस्पताल से बाहर निकला। अब जबकि जिया चौहान की दादी जाग गई थी, बाकी मामले चौहान परिवार पर छोड़ देना सबसे अच्छा था। शुरुआत में बूढ़ी महिला चाहती थी कि जिया विहान को विदा करे। हालांकि जिया को शर्मिंदा देखकर उन्होंने जोर नहीं दिया। अस्पताल से निकलने के बाद विहान ने परमजीत को फोन किया और उसे लेने के लिए कहा। कार में विहान को जिया चौहान का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह कल विला में चली जाएगी। इस बार चौहान परिवार में से किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। शायद जिया की दादी पीछे से उसका समर्थन कर रही थी। 20 मिनट बाद विहान विला में लौट आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजर ठंडी हो गई। उसने अपने हाथ में एक हवा का ब्लेड बनाया और उसे फेंक दिया। विला में कोई था। फिलहाल वह वहां अकेला रह रहा था, तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक घुसपैठिया था। इस पल एक ठंडी आवाज गूंजी, तुमने कल मेरे नग्न शरीर को देखा, फिर भी इतनी जल्दी मेरे खिलाफ हो गए? कितने कृतज्ञ। विहान ने दरवाजा बंद किया और देखा कि सोफे पर एक उदासीन सुंदरता उसका इंतजार कर रही थी। राधिका मेहरा। आश्चर्य की बात यह थी कि राधिका ने उसके हवा के ब्लेड को आसानी से रोक लिया था। ऐसा लगता था कि यह युवती कमजोर नहीं थी। विहान सोफे पर बैठ गया और राधिका को रुचि से देखने लगा। आज राधिका ने काला परिधान नहीं पहना था। इसके बजाय उसने सफेद कैजुअल पैंट, स्नीकर्स की एक जोड़ी और एक सफेद स्वेटर पहना था। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि तुम्हें फिर से इस विला में कदम नहीं रखना चाहिए, विहान ने शांति से कहा। दूसरे पक्ष ने उसके नियम तोड़े थे। भले ही वह एक सुंदरता थी, विहान कोई दया नहीं दिखाने वाला था। राधिका मुस्कुराई और खड़ी हो गई। मुझे एहसान चुकाना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे मेरे पर 3 एहसान हैं। तुम बच नहीं सकते। आज मैं पहला एहसान चुकाने आई हूं। यह कहने के बाद राधिका ने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू की। जल्द ही रिकॉर्डिंग में एक बातचीत सुनाई दी जो 20 सेकंड तक चली। राधिका ने विहान की ओर देखा और कहा, मुझे तुम में और भी रुचि होने लगी है। सोलंकी परिवार ने वास्तव में इतनी बड़ी कीमत चुकाई ताकि तुम आज रात तक जीवित न रह सको। शुरुआत में मैं उत्सुक थी कि किसके पास इतनी ताकत थी कि सोलंकी परिवार इतना गुस्सा हो जाए। हालांकि जब मुझे पता चला कि वीआईपी वार्ड में मौजूद व्यक्ति तुम हो, तो मैंने अपनी मर्जी से यह मिशन स्वीकार किया और तुम्हारी जगह किसी और को मार डाला।
जिससे तुम्हारी जान बच गई। क्या तुम्हें लगता है कि यह एक एहसान चुकाने के रूप में गिना जाता है? राधिका ने सोचा कि विहान उसे धन्यवाद देगा, लेकिन उसने सिर हिलाया और ठंडे स्वर में कहा, राधिका मेहरा, तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझती हो। एक बात समझ लो, यह सोलंकी परिवार नहीं है जो मुझे मारना चाहता है, बल्कि मैं हूं जो सोलंकी परिवार को नष्ट करना चाहता है। अगर तुम्हारा श्वेमी पैलेस इस मिशन को स्वीकार करके मुझे उकसाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि इसका हाल सोलंकी परिवार जैसा ही होगा। यह स्वेमी पैलेस होगा जो आज रात के बाद खड़ा नहीं रहेगा। विहान की आवाज बेहद ठंडी थी। राधिका स्तब्ध रह गई और उसका चेहरा अजीब हो गया। किसने सोचा होगा कि यह लड़का वास्तव में ज़्वेमी पैलेस को धमकी देगा? ज़्वेमी पैलेस हुआक्सिया के मार्शल आर्ट्स संसार में नंबर 1 हत्यारा संगठन था। इसके रैंकों में अनगिनत विशिष्ट थे। जब तक कोई कीमत चुकाने को तैयार हो, वे हुआक्सिया में किसी भी विशेषज्ञ को मार सकते थे। यहां तक कि अगर वे असफल हो जाएं, तो ज़्वेमेई पैलेस अपने लक्ष्यों से निपटने के लिए और भी मजबूत विशेषज्ञ भेजता था। ज़्वेमेई पैलेस में एक ऐसा विशेषज्ञ भी था जो हुआक्सिया के ग्रैंडमास्टर रैंकिंग में शीर्ष 30 में शामिल था। अगर कोई ज़्वेमेई पैलेस को नाराज करता था तो उसे सिर्फ मौत का इंतजार करना पड़ता था। जिस गोयल परिवार के मुखिया को उसने कल मारा था, वह एक मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ था जिसका ऊंचा रुतबा था। विहान, घमंड मत करो, बस यह स्वीकार कर लो कि मैंने तुम्हें बचाया, राधिका ने कहा। मुझे बचाया? विहान की नजर अचानक एक दरवाजे की ओर गई और उसने ठंडे स्वर में कहा, माफ करो, मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए विहान का शरीर धुंधला हो गया और वह दरवाजे के सामने प्रकट हो गया। उसकी सच्ची क्यूई फट पड़ी और उसने एक मुक्का मारा। दरवाजा टूट गया और लकड़ी के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। दरवाजे के पीछे एक आदमी छिपा हुआ था। उस आदमी ने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि विहान उसे खोज लेगा। बिना झिझक उसके हाथ में एक खंजर प्रकट हुआ, जिसे उसने विहान की छाती की ओर भोंक दिया। यह बहुत तेज था, हालांकि विहान उससे भी तेज था। उसकी बाज जैसी उंगलियों ने सीधे उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली। धम! एक जोरदार धमाके के साथ वह आदमी जमीन पर पटक दिया गया। खून और मांस चारों ओर बिखर गया। राधिका मेहरा, यह याद रखो, स्वर्ग के खिलाफ जाने के कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जाने का कोई अपवाद नहीं है। एपिसोड 188। राधिका का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अविश्वास के साथ जमीन पर पड़े उस आदमी को देखा जो खून से लथपथ था। यह आदमी भी ज़्वेमेई पैलेस से था। इस बार सोलंकी परिवार ने वास्तव में विहान पर 2 हमले करवाए थे। किसी और ने भी विहान को मारने का मिशन स्वीकार किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात, विहान को यह कैसे पता चला? वह अभी अभी घर में घुसा था। जमीन पर पड़ा आदमी दर्द से कराह रहा था। वह अपनी टूटी हड्डियों की गिनती नहीं कर पा रहा था और खून लगातार रिस रहा था। उसने विहान को घूरा और अपने खंजर को कसकर पकड़ा। वह विहान की ओर वार करने ही वाला था कि एक पैर उसके हाथ पर आ गया। कच! उसका हाथ टूट गया। आह! आदमी फिर से दर्द से चीखा, लेकिन उसकी आवाज जल्द ही शांत हो गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि विहान ने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। तुझे किसने भेजा? विहान की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। उस आदमी को ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरे गड्ढे में गिर गया हो। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला और हरा पड़ने लगा क्योंकि उसका दम घुट रहा था। वह बुरी तरह छटपटाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वह आजाद नहीं हो सकता। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह बोलना चाहता था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उस पल विहान ने उसके माथे पर एक खिलता हुआ लाल बेर का निशान देखा, वही जो राधिका के पास था। उसने उस आदमी को फिर से जमीन पर पटक दिया। काक! हड्डियों के टूटने की आवाजें लिविंग रूम में गूंज उठीं। यह आदमी तुम्हारे साथ आया था? क्या यही तुम्हारा मुझे बचाने का मतलब था? विहान ने राधिका से शांति से पूछा। राधिका का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस आदमी की ओर देखा और जोर से सिर हिलाया। मुझे भी इस आदमी के बारे में नहीं पता था। नरक में जाए। इसने वही मिशन स्वीकार किया था। जमीन पर पड़ा आदमी जोर जोर से सांस ले रहा था।
उसका चेहरा बेहद पीला था। किसने सोचा होगा कि इस बार जिसे मारने का काम मिला वह इतना खतरनाक होगा? उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। अचानक उसने राधिका को ठंडे नजरों से देखा और गुस्से में कहा, राधिका मेहरा, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रही हो? तुमने नियम तोड़े हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस आदमी को तुरंत मार डालो। विहान ने जमीन पर पड़े आदमी को देखा और उस पर पैर रख दिया। तुम बहुत बोलते हो। जो लोग मुझे मारना चाहते थे वे सब मर चुके हैं और जल्द ही तुम भी उनके साथ नरक में शामिल हो जाओगे। विहान ने अचानक जोर लगाया। अगर उसका पैर जोर से दबा तो यह आदमी तुरंत मर जाएगा। उसी पल राधिका ने जल्दी से कहा, इसे मत मारो। अगर तुमने इसे मार दिया तो ज़्वेमे पैलेस और भी ताकतवर लोग भेजेगा तुम्हारा पीछा करने के लिए। यह तुम्हारे लिए एक अंतहीन बुरा सपना होगा और तुम ज़्वेमे पैलेस के पंजों से बच नहीं पाओगे। यह राधिका की सबसे बड़ी चिंता थी, वरना वह खुद इस आदमी को मारने के लिए तैयार होती। विहान कुछ सेकंड के लिए रुका। अगर ऐसा था तो ज़्वेमे पैलेस के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं थी। जमीन पर पड़े आदमी ने जब देखा कि विहान रुक गया तो उसे लगा कि विहान इन शब्दों को सुनकर डर गया था। वह ठंडे ढंग से हंसा। उसका चेहरा भयानक लग रहा था और उसने विहान से कहा, बच्चे, अब तुम्हें पता चल गया कि तुमने किससे पंगा लिया है। तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। अगर तुम अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोचूं। उसके वाक्य पूरा होने से पहले विहान ने अपने पैर से जोर से दबाया और उसकी छाती कुचल दी। जब वह मुंह से खून उगल रहा था, एक उदासीन आवाज बोली, मैंने पहले ही कहा था कि तुम बहुत बोलते हो। फिर उसकी आंखों से जान चली गई। राधिका विहान के इस कदम से हैरान थी। क्या ज़्वेमे पैलेस से दुश्मनी मोल लेना इसके लायक था? क्या यह लड़का पागल था? यह सब करने के बाद विहान सोफे पर लौट आया और सिगरेट का पैकेट निकाला। उसने एक सिगरेट निकाली और मुंह में डाल ली। चिंगारी चमकी और धुआं तुरंत ऊपर उठने लगा। राधिका कुछ बोलने ही वाली थी कि विहान बोल पड़ा, इस आदमी की लाश अपने साथ ले जाओ। साथ ही मैं नहीं चाहता कि इस विला में इस कचरे का एक बूंद खून भी बचे। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन उसमें कोई सवाल नहीं था। राधिका के चेहरे पर अविश्वास और ठंडक का मिश्रण था। किसने सोचा होगा कि विहान किसी को मार देगा और उसे ज़्वेमे पैलेस की एक सदस्य अपने साथी की लाश साफ करने के लिए कहेगा? क्या वह उसकी नौकरानी थी? विहान, यह मत सोचो कि तुमने मुझे बचाया तो तुम मुझे आदेश दे सकते हो। तुमने अपने इस कदम से खुद को मौत के रास्ते पर धकेल दिया है। तुम अपनी जिंदगी के बाकी दिन छाया में जियो। अपनी मौत के पल में ही तुम्हें समझ आएगा कि तुमने जो कुछ किया वह कितना हास्यास्पद था। राधिका ने एक एक शब्द कहते हुए कहा। यह एक चेतावनी से ज्यादा धमकी थी। अगर विहान ने उसे नहीं बचाया होता तो वह इतना कुछ नहीं कहती। विहान ने राधिका की ओर देखा और कहा, बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करना याद रखना। तुम! राधिका गुस्से से फटने वाली थी। फिर भी उसने चुपचाप लाश को संभाला। कम से कम इससे विहान कुछ दिन और जी सकेगा। वह विहान की कोई एहसानमंदी नहीं चाहती थी। जैसे ही उसने 3 एहसानों का बदला चुकता कर दिया, वह जियांगनान प्रांत छोड़ देगी। वह विहान से कोई और संपर्क नहीं चाहती थी। दरवाजा बंद करते ही राधिका का हाथ रुक गया। उसने सोफे पर बैठे विहान की ओर देखा और कहा, तुम्हारे लिए एक बलि का बकरा ढूंढना और इस मामले को संभालना एक एहसान के रूप में काफी होना चाहिए। मैं ज़्वेमे पैलेस के साथ समय बढ़ाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब मैं इसे और नहीं खींच पाऊंगी तो तुम अकेले हो। यह कहकर वह रात में गायब हो गई। राधिका के जाने के बाद विहान ने रंजीत मल्होत्रा का नंबर डायल किया। हॉल मास्टर, क्या आपके लिए कोई आदेश है? रंजीत मल्होत्रा की सम्मानजनक आवाज फोन के दूसरी ओर से सुनाई दी। तुम ज़्वेमे पैलेस के बारे में कितना जानते हो? विहान ने पूछा। आखिरकार ज़्वेमे पैलेस एक टाइम बम था, इसलिए उसे इसे निपटाने का मौका ढूंढना था। रंजीत मल्होत्रा हैरान हुआ और जल्दी से पूछा, हॉल मास्टर, क्या ज़्वेमे पैलेस ने आपका अपमान किया? मैं बस पूछ रहा हूं। रंजीत मल्होत्रा ने एक पल सोचा और कहा,
मैं इस क्षेत्र के स्वेमई पुलिस के प्रभारी संतोष राव से मिला हूं। वह क्रूर और मार्शल आर्ट में ताकतवर है, लेकिन हॉल मास्टर की तुलना में वह एक चींटी की तरह है। एपिसोड 189 कॉल खत्म हो गई। विहान अब यह देखने के लिए इंतजार करेगा कि क्या स्वेमई पैलेस उसके लिए परेशानी पैदा करना जारी रखेगा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ठीक है, इसके बाद जो होगा उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस बीच उसने काला पत्थर निकाला, पैरों को मोड़कर बैठ गया और साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। आज वह क्वी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के तीसरे स्तर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। आखिरकार चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, ताकत ही मार्शल दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने की सबसे बड़ी गारंटी थी। काला पत्थर विहान के शरीर के चारों ओर तैरने लगा और उसने जेड पेंडेंट से अवशोषित आध्यात्मिक ऊर्जा को छोड़ दिया। एक पल में पूरा विला आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। फिर उसने 2 गोलियां खाईं, जिनसे उसका डेंटियन ऊर्जा से भर गया और उसने अपने आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खींचना और अवशोषित करना शुरू कर दिया। 9 हेवन आर्कन तकनीक का संचालन करते हुए उसके शरीर से सुनहरा प्रकाश फैल गया और विला की छत से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। फिर वह प्रकाश विहान के सिर की ओर बढ़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, विहान की आभा और भी भयानक होती गई। जब उसके डेंटियन में ऊर्जा अपने चरम पर पहुंच गई, विहान ने गरजते हुए कहा, टूट जा। अनगिनत सच्ची क्यूई की धाराएं रियल्म बैरियर की ओर बढ़ीं। पहली बार असफलता, दूसरी बार असफलता। अब तक विहान के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे। तीसरी बार धमाका। उसकी शक्तिशाली आभा ने सभी बाधाओं को चाकू की तरह तोड़ दिया और रियल बैरियर को भेद दिया। आध्यात्मिक शक्ति ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया और उसे बेहद आराम महसूस हुआ। विहान ने अपनी आंखें खोलीं। वह क्वी ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। मैं जितना सोच रहा था उससे तेजी से प्रगति कर रहा हूं। उसने एक गंदी सांस छोड़ी और महसूस किया कि सुबह के 3 बज चुके थे। वह बाहर गया और अपनी उंगली की नोक पर एक हवा का ब्लेड बनाया। 100 मीटर दूर एक विशाल पेड़ ढह गया। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे मेरी साधना आगे बढ़ती है, एक छोटे रेल्म की सफलता से सुधार और भी बड़ा होता जाता है। उसके बाद विहान तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में लौटा, नहाया और बिस्तर पर लेट गया। उसने काले पत्थर को हाथ में लिया और तुरंत समसारा कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां एक चमकता हुआ मकबरा अब पूरी तरह से प्रकट हो चुका था और सक्रिय होने के लिए तैयार था। विदुरदेव के नाम के बाद की पंक्ति भी अब स्पष्ट हो गई थी। इन्फर्नो कबीले का विदुरदेव। उसके नीचे एक पंक्ति थी, मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ ज्वलनशील है। विहान महसूस कर सकता था कि इस मकबरे में मौजूद विशेषज्ञ अर्मक देव से भी अधिक शक्तिशाली था। जहां तक उस वाक्य के दावे की बात थी, उसे नहीं पता था कि यह सच था या सिर्फ शेख ही। हालांकि विहान विदुरदेव के बारे में बहुत उत्सुक था, उसने खुद को रोक लिया और इसे सक्रिय नहीं किया। हर मकबरा एक बार प्रयोग होने वाला था। एक बार सक्रिय होने के बाद विशेषज्ञ शायद कुछ घंटों के लिए ही प्रकट होगा और फिर पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर जाएगा। ये विशेषज्ञ उसके सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो, वह इन्हें इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर विहान ने रहस्यमयी काले पत्थर को रख दिया, अपनी आंखें बंद कीं और सो गया। अगली सुबह 8 बजे विला के प्रवेश द्वार पर एक सुंदर आकृति दिखाई दी। यह प्रिया थी। भविष्य में प्रिया जांगनन प्रोविंस में हेवनली जस्टिस ग्रुप की पूरी व्यवसाय इकाई की प्रभारी होगी, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से यहां व्यक्तिगत रूप से सब कुछ देखने के लिए आना पड़ा। इस समय हेवनली जस्टिस ग्रुप शहर की चर्चा का विषय था और लगभग हर दिन ट्रेंडिंग सर्च में था। इतना ही नहीं, जब से उत्पाद जारी हुए थे, वे लगभग हमेशा स्टॉक से बाहर रहते थे। काले बाजार में उनके उत्पाद 10 गुना कीमत पर बिक रहे थे। हेवनली जस्टिस ग्रुप अब एक बड़ा व्यावसायिक खिलाड़ी बन चुका था। चूंकि विहान ने प्रिया को पहले ही दरवाजे का पासवर्ड मैसेज कर दिया था, वह अपने सूटकेस को घसीटते हुए अंदर चली गई। उसने अपना सामान रखा और सावधानी से ऊपर की ओर पैरों के बल चली। जल्द ही वह विहान के कमरे में पहुंच गई।
दरवाजा थोड़ा खुला था, इसलिए उसने धीरे से दरवाजा खोला और विहान को चौंकाने वाली थी तभी वह उसके सामने प्रकट हो गया। प्रिया ने मुंह फुलाया और नाखुशी से कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन लगता है तुम्हें पहले ही पता चल गया कि मैं आ गई हूं। विहान मुस्कुराया। वह विला के बाहर की हलचल भी महसूस कर सकता था, अंदर की तो बात ही छोड़ दें, इसलिए उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। क्या तुमने मुझे मिस करते थे? प्रिया ने गंभीरता से पूछा। बिल्कुल करता था। दोनों दोपहर तक ही फिर से उठे, संतुष्ट होकर। प्रिया ने विहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि मेरे न होने पर तुम्हारा वजन कम हो गया है। मैं तुम्हारे लिए दोपहर का खाना बनाती हूं। आखिरकार हमने अभी कुछ जोरदार व्यायाम किया है। जैसे ही प्रिया जाने वाली थी, उसकी नजर अचानक टेबल पर रखी तस्वीर पर पड़ी। यह तस्वीर 5 साल पहले ली गई थी। तस्वीर में विहान के अलावा एक सुंदर मध्यम आयु का पुरुष और एक कोमल युवा महिला भी थी। वे स्पष्ट रूप से विहान के माता पिता थे। विहान, क्या यह तुम्हारी पारिवारिक तस्वीर है? विहान स्तब्ध रह गया। उसने तस्वीर पर एक नजर डाली और जटिल भावनाओं के साथ सिर हिलाया। एपिसोड 190। यह एक हाई डेफिनेशन संस्करण था जिसे विहान ने ड्रैगन सोल की मदद से बहाल किया था। यह विला घर जैसा नहीं लगता था, इसलिए इस तस्वीर को लगाने से कम उसे अपने परिवार की याद तो आएगी। जैसे ही रंजीत मल्होत्रा या ड्रैगन सोल चीफ जोरावर के ठिकाने का पता लगाएंगे, विहान तुरंत कैपिटल सिटी के लिए रवाना हो जाएगा। प्रिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने भौहें सिकोड़ते हुए तस्वीर को उठाया और ध्यान से देखा। विहान उठा और प्रिया के पास गया। उसने पूछा, क्या हुआ? क्या मैं इस तस्वीर में सुंदर नहीं लग रहा? प्रिया ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार विहान के माता पिता मर चुके थे। अगर यह मुद्दा अभी उठाया गया तो यह विहान को दुखी कर सकता था। हालांकि इस तस्वीर में कुछ गड़बड़ थी। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद प्रिया ने तस्वीर में एक जगह की ओर इशारा किया और कहा, विहान, क्या तुम्हारी मां की गर्दन पर तिल था या यह कुछ और है? विहान ने देखा और जवाब दिया, उनके बचपन से ही उनकी गर्दन पर तिल था। क्या गड़बड़ है? अजीब। प्रिया की भौहें और सिकुड़ गईं। उसने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ सेकंड बाद प्रिया ने विहान को देखा और कहा, विहान, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। 5 साल पहले तुम्हारे माता पिता की लाशों को मैंने ही संभाला था और उनके अंतिम संस्कार को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उस समय उनकी गर्दन पर कोई तिल नहीं था। विहान स्तब्ध रह गया। प्रिया के शब्द उसके लिए आकाश से गिरी बिजली की तरह थे। क्या तुम्हें यकीन है? विहान ने प्रिया का हाथ पकड़ते हुए पूछा। हां, क्योंकि यह मेरा पहला मौका था जब मैं किसी लाश के इतने करीब आई थी। मैं सचमुच डर गई थी, इसलिए मुझे उस अनुभव की बहुत गहरी छाप थी। कुछ समय तक मेरे सपनों में भी हर दिन वे दृश्य दोहराए जाते थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां ने उस त्रासदी से पहले तिल हटा लिया था? वह वास्तव में तस्वीर की तरह ही दिखती थीं, सिवाय उस तिल के। विहान ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। उस दिन क्लाउड लेक मनोर में उसकी मां की गर्दन पर तिल अभी भी था। चूंकि प्रिया आखिरी व्यक्ति थी जिसने उनकी लाशों को छुआ था, इसकी केवल 2 संभावनाएं थीं। पहला, उसके माता पिता की लाशें बदल दी गई थीं। दूसरा, उसके माता पिता अभी भी जीवित हो सकते थे। विहान समझ नहीं पा रहा था कि कोई उसके माता पिता की लाशें क्यों बदलेगा या ऐसा करने का कारण क्या होगा। हालांकि अगर उसके माता पिता अभी भी जीवित थे तो वे निश्चित रूप से हेवनली जस्टिस ग्रुप के बारे में जान जाएंगे। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि कंपनी का पंजीकृत मालिक का नाम विहान है, वे स्वाभाविक रूप से उसे ढूंढने आएंगे। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उस समय क्लाउड लेक मनोर की घटना उतनी साधारण नहीं थी जितना उसने सोचा था। प्रिया को लगा कि विहान को कुछ शांति और एकांत की जरूरत है, इसलिए उसने जीभ बाहर निकाली और कहा, मैं पहले खाना बनाने जा रही हूं, ज्यादा मत सोचना। प्रिया के जाने के बाद विहान ने जितेंद्र राणावत का नंबर डायल किया।
जितेंद्र राणावत, तुम अभी कहां हो? मुझे तुमसे तुरंत मिलना है। साथ ही मुझे क्लाउड लेक मनोर की घटना के बारे में तुम्हारे पास मौजूद सभी जानकारी चाहिए। दूसरी ओर जितेंद्र राणावत स्तब्ध रह गया। अगर कोई और इस लहजे में उससे बात करता तो वह बहुत पहले फोन काट देता, लेकिन यह विहान था। हालांकि यह अजीब था, विहान का बेहद गंभीर लहजा उसे बता रहा था कि कुछ बड़ा हुआ है। मैं परमजीत को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूं। 1 घंटे में बेस पर मिलते हैं। ठीक है। विहान नीचे गया और प्रिया को बताया कि वह बाहर जा रहा है। प्रिया ने उसे स्वादिष्ट नूडल्स का एक कटोरा परोसा। उसे दोपहर में बाहर जाना था क्योंकि विराट ओबेरॉय जांगनान प्रोविंस में प्रांतीय सरकार से एक परियोजना के लिए मिलने आ रहे थे। जल्द ही विहान को परमजीत से कॉल आया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने देखा कि परमजीत एक युवा लड़की को विला क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक रहा था। क्या हुआ? विहान ने पूछा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वह महिला मुड़ी। विहान के आश्चर्य की बात थी कि वह इस व्यक्ति को जानता था। नंदिनी रावत। यह औरत यहां क्यों थी? इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला? परमजीत जल्दी से पास आया और विहान से कहा, मिस्टर विहान, इस महिला ने कहा कि उसे आपसे मिलना है। उसने यह भी कहा कि वह आपको जानती है। मैं उसे नहीं जानता, विहान ने ठंडे स्वर में कहा। यह कहते हुए वह कार में बैठने की तैयारी करने लगा। यह देखकर कि विहान जाने वाला है, नंदिनी रावत दौड़कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने विहान के पैर पकड़ लिए और कहा, विहान, तुम मुझे कैसे नहीं जान सकते? हम हाई स्कूल में सहपाठी थे। तुमने एक बार कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। इस महीने भी हम कुछ बार मिले हैं। हालांकि हमारे बीच कुछ अप्रिय बातें हुई, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है ना? नंदिनी रावत के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके पिता ने रिवर सिटी के एक मार्शल आर्ट्स परिवार, सिंह परिवार को नाराज कर दिया था। अब जब बनर्जी परिवार और देशमुख परिवार गायब हो गए थे, रिवर सिटी में सिंह परिवार का अधिकार भयानक था। सिंह परिवार ने रावत परिवार को नष्ट करने की धमकी दी थी और नंदिनी रावत का मानना था कि सिंह परिवार को रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति विहान था। इसके अलावा रावत परिवार अच्छी तरह जानता था कि सिंह परिवार की कार्रवाइयां निस्संदेह विहान को दिखाने के लिए खुलेआम की जा रही थीं। आखिरकार रिवर सिटी के 3 प्रमुख मार्शल आर्ट्स परिवारों में से 2 गायब हो गए थे। ये दोनों किसी न किसी रूप में विहान से जुड़े थे। चूंकि विहान अब रिवर सिटी का निर्विवाद नंबर 1 विशेषज्ञ था, अपनी सुरक्षा के लिए सिंह परिवार विहान के प्रति सद्भावना दिखाना चाहता था। स्वाभाविक रूप से उनकी पहली सोच रावत परिवार को निशाना बनाना था। विहान ने नंदिनी रावत की ओर देखा और अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाकर उसे दूर धकेल दिया। नंदिनी रावत कुछ मीटर दूर गिर पड़ी। उसके मुंह के कोनों से खून रिस रहा था। अगर मैं तुम्हें फिर से अपने विला में देखूंगा तो मैं बिना हिचकिचाहट के तुम्हें मार डालूंगा। दोपहर 2 बजे, ड्रैगन सोल का बेस। विशेष बैठक कक्ष में विहान ने तन्मय और जितेंद्र राणावत को उसका इंतजार करते हुए देखा। तन्मय ने गुप्त दस्तावेजों का ढेर विहान के सामने रखा। मिस्टर विहान, यह क्लाउड लेक मनोर की घटना के बारे में ड्रैगन सोल के पास मौजूद सभी जानकारी है। धन्यवाद, विहान ने कहा। यह सुनकर तन्मय और जितेंद्र राणावत स्तब्ध रह गए। क्या यह शब्द भी उसके शब्दकोश में था? क्या आज सितारे एक साथ आए थे? क्या यह सर्वनाश की शुरुआत थी? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। विहान ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया और दस्तावेजों की सामग्री को पलटना शुरू कर दिया, कोई भी विवरण छोड़े बिना। 20 मिनट बाद विहान ने जितेंद्र राणावत की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे माता पिता मर चुके थे? जितेंद्र राणावत का चेहरा अजीब हो गया। मिस्टर विहान, मृत्यु रिपोर्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। यह नकली कैसे हो सकती है? हालांकि मुझे पता चला कि किसी ने मेरे माता पिता की लाशें बदल दी हो सकती हैं, विहान ने ठंडे स्वर में कहा। क्या?
जितेंद्र राणावत और तन्मय के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। हालांकि वे हैरान थे, उन्हें पता था कि यह असंभव नहीं था। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष मौत की सजा पाए कैदियों का सेना के लिए मूल्य होता था, इसलिए वे ऐसी ही तरकीबों का इस्तेमाल करके उनकी मृत्यु को दुनिया से छिपाते थे और इन विशेष कैदियों को नई पहचान देते थे। हालांकि यह कहना कि किसी ने मल्होत्रा दंपति के लिए ऐसा किया, यह बहुत अविश्वसनीय था। कोई ऐसा नहीं करेगा। इसके अलावा उन्हें वहां मौजूद सभी लोगों को धोखा देना पड़ता। यह प्रयास के लायक नहीं था। विहान ने फिर उन्हें प्रिया की खोज के बारे में बताया और जितेंद्र राणावत की भौहें और सिकुड़ गईं। कुछ सेकंड बाद उसे कुछ याद आया और उसने विहान को देखा। मिस्टर विहान, उस समय इस मामले को ड्रैगन सोल ने नहीं संभाला था। फाइल की सामग्री केवल वही है जो हमारे डेटाबेस में है। अगर मिस्टर विहान वास्तव में उस साल की घटना के बारे में और विवरण जानना चाहते हैं तो आपको एक खास व्यक्ति को ढूंढना होगा।